आज हम सभी दर्शकों को यही सवाल पूछना चाह रहे हैं। आई एम लिविंग यू विद दिस थॉट। हाँ, इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, लेकिन आप इस पर विचार करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप खुद को आज़ाद महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपने फ्रीडम पा लिया है। ऐसी कौन सी चीज़ है? मेरे लिए वो चीज़ पैसा है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जिससे आपको जो फ्रीडम मिल सकता है, आप अपनी मर्जी से कहीं घूम सकते हैं, आप अपनी मर्जी की लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अब अपने जो वेल विशर्स हैं उनके लिए बेहतर लाइफस्टाइल पर खर्च कर सकते हैं, उनकी हेल्थ केयर पे खर्च कर सकते हैं, अपनी इच्छा से आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको होता क्या है कि आपको लगता है कि हम ऑब्लिगेशन से ये मुझे तो करना ही है, लेकिन आपकी जो पसंद है उस पसंद से अगर आपको कुछ करना है उसके लिए मनी पावर चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है। तो इस शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक आज़ादी के लिए ऐसे कौन से एसेट्स होंगे जो आपको आर्थिक तौर पे आज़ाद कर सकते हैं। पिछले 20 साल की अगर बात करें तो पिछले 20 साल में जो कुछ एसेट क्लास है, इक्विटी में अगर देखें तो निफ्टी का ज़ोरदार प्रदर्शन रहा है। उसने पिछले 20 साल में सोने और चांदी से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। सोने चांदी का भी दमदार प्रदर्शन रहेगा। ये दोनों एसेट क्लास भी ऐसे थे जिसमें भी वहाँ भी अगर आपने निवेश किया होता तो आप आर्थिक तौर पे आज़ाद हो सकते थे। करीब 650% गोल्ड का पिछले 20 साल में, चांदी का भी करीब 450% और निफ्टी का तो करीब 950% का रिटर्न पिछले 20 साल का रहा है। तो एक ज़बरदस्त रिटर्न इन तीनों एसेट क्लास ने दिया है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें पिछले 20 साल में तो इंडिविजुअल स्टॉक्स ने तो कहीं भी बढ़ चढ़कर ज़्यादा रिटर्न दिया, हालांकि यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इनका रिटर्न आप देखेंगे तो कई हज़ार % के रिटर्न आपको पिछले 20 साल में दिखेंगे। हालांकि हमने दिग्गज स्टॉक्स के चुनाव किए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप। अगर मैं पिछले 20 साल में चुनता तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देते, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता। कई सारी कंपनियां इस दौरान बंद भी हो जाती है। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे कि इस आर्थिक आज़ादी में आपको कौन कौन से एसेट्स का चुनाव करना है। 3 मेहमान हैं। चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेज 360 के अमित गोयल हैं। साथ ही हमारे साथ विजय मंत्री है, JRL मनी के को-फाउंडर है, और साथ ही नितिन केरिया हैं, AIJGF के सेक्रेटरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा, फ्रीडम जो शब्द है हमेशा हम चर्चा करते हैं इंडिपेंडेंस डे के आसपास, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रीडम आदमी को, किसी को भी कब महसूस होती है? कब, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि अगर वो हो तो हमें आज़ादी मिल जाएगी? फ्रीडम सबसे ज्यादा मिलती है कि आपको आपका टाइम आपके हाथ में, आप अपने समय के हिसाब से अपना टाइम अपनी चॉइस से स्पेंड कर पाते हो। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको किसी का जॉब नहीं करना है, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड अस रियल फ्रीडम, क्योंकि फिर उससे आप कुछ भी कर सकते हो अपनी जिंदगी में। नितिन जी, आपके लिए क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम या कुछ और? फ्रीडम के लिए आपको क्या चाहिए? विश्ववन जी, वैसे तो मेरी फ्रीडम 11 फरवरी 2009 को खत्म हो गई थी, जिस दिन मेरा विवाह हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर हम फ्रीडम की परिभाषा देखें तो हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बहुत सारे शौक होते हैं या अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या उनको बीच में अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन सपनों के आड़े उनकी दैनिक जरूरतें आती हैं। तो मेरा मानना है कि जो सपने ऐसे हैं जो आगे भविष्य में हम पूरे कर सकते हैं, वो हमको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता से ही मिल सकते हैं। तो जब हम इस स्टेज में हम पहुंच जाते हैं कि जब हमारा पैसा इतना पैसा बनाना जरूरी शुरू कर देता है कि हमारी दैनिक जरूरतें पूरी होने लगती हैं, तो मुझे लगता है वहां पे हमें आजादी के असल मायने जो है वो मिलते हैं। विश्वमोहन जी। बिल्कुल, यानी जब वेल्थ बनाना शुरू कर दे, पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर दे, उस दिन फिर आप धीरे धीरे फ्रीडम की तरफ जाते हैं। अमित जी, आपके लिए फ्रीडम की परिभाषा क्या है? फ्रीडम कोई कैसे पा सकता है? सिर्फ मनी एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आप आज़ादी पा सकते हैं? विश्वमोहन जी, देखिए, फ्रीडम जो है वो बहुत सारे टाइप के फ्रीडम होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पे कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपनी नेसेसिटीज के अलावा
आप जो चीजों में इंडल्ज करना चाहते हैं, कभी हॉलिडे लेना चाहते हैं, कभी कोई दूसरी लग्जूरियस कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहते हैं, तो वो हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर एक पॉलिटिकल फ्रीडम है, द एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस टू योर कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। एक सोशल फ्रीडम है, जहां पे कि आप जो है वो जहां आप रहना चाहें वहां आप रह सकते हैं, जहां आप सोसाइटी में आप फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आई थिंक बहुत सारे टाइप के फ्रीडम है। और एक जो है मैं ये भी मान के चलता हूं, कोई एक स्पिरिचुअल फ्रीडम भी है, जहां पे कि आप अपना जो बैगेज है, जो हम सब लोग एक अपने साथ एक इमोशनल और मेंटल बैगेज कैरी करते हैं, वो बैगेज से आप किसी तरीके से मुक्त हो जाएं और आप स्पिरिचुअली इतने फ्री हो जाएं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दी सर्कमस्टांसेस आर, यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी एंड चीयरफुल एंड यू कैन बी फ्रीली फ्लोटिंग योर सेल्फ। तो वो मैं एक स्पिरिचुअल फ्रीडम कहता हूं। तो फ्रीडम के तो बहुत सारे मायने हैं, मगर मेरा ऐसा अंदाजा है कि शायद आज का ये जो कॉन्वर्सेशन है, इट इज मोर अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। इज दैट राइट विश्व मोहन जी? बिल्कुल बिल्कुल, वही फ्रीडम है, वही हम तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि फ्रीडम के मायने आपने कहा कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने हैं। हम आमतौर पे देखते हैं अमित जी कि कई सारे हमारे कलीग वगैरह वो हमेशा अपने पास्ट को याद करते कि ऐसा होना चाहिए था, अब लाइफ ऐसी नहीं है, या तो फ्यूचर्स की प्लानिंग करते हैं या पास्ट की, वो प्रेजेंट जीना ही भूल गए हैं। ये एक बड़ी दिक्कत है, और वो आप स्पिरिचुअल लाइफ के जरिए उस तरह की फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन मनी की जो पावर होती है अमित जी, उससे बेहतर पावर किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि आप जो अपनों के लिए जो लाइफ दे सकते हैं, अगर हेल्थ केयर व्यवस्था है आज यूएस में, कल को आप चार्टर प्लेन से जा सकते हैं, इस तरह की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ मनी ही फैसिलिटेट कर सकती है। तो मुझे लगता है मनी की जो पावर है आज के रियलिस्टिक लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है। विजय मंत्री जी, हमने पिछले 20 साल के कुछ डेटा कोलेक्ट किए हैं, जहां पर ज़्यादातर एसेट क्लास जो हमने दिखाए हैं, चाहे सोना चांदी हो, निफ्टी 50 इंडेक्स के जरिए हो, या फिर बाकी इंडिविजुअल जो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हो, सबने ज़बरदस्त रिटर्न दिए, जिसके जरिए 20 साल में अगर कोई भी 10,000 की या 5,000 की या कुछ भी छोटी सी एसआईपी करता तो पिछले 20 साल में वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकता था। अब अगले 20 दशक में क्या होगा? ऐसे कौन से एसेट क्लास होंगे यहां से विजय जी जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं? देखिए, काफी लोगों को लगता है कि स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन वो स्टॉक्स कौन होते हैं उनको पता पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि सेंसेक्स 1986 में चालू हुआ तो 30 सेंसेक्स के स्टॉक थे, आज उसमें खाली 5 सरवाइव कर रहे हैं। तो 25 स्टॉक्स, वो कौन 5 सरवाइव किए 1986 में कोई बोलने वाला नहीं था। दूसरा, अगर इंडिया का और डेटा, ब्रॉड डेटा देखें तो 5,000 के ऊपर निफ्टी में इंडेक्स स्टॉक्स है, और जो निफ्टी में only 67 stocks has delivered almost return which is more than बैंक एफडी। बाकी स्टॉक ने बैंक एफडी से भी नीचे रिटर्न दिया है। तो ऑड्स आपके फेवर में नहीं है लंबे समय के लिए। 2-3 साल में स्टॉक अच्छा कर सकता है, लेकिन बाद में चैलेंज होता है। जैसे हमने आज देखिए, आज सबसे बड़ा चैलेंज जो पिछले 30 साल की सबसे बड़ी इंडिया में स्टोरी थी, वो आईटी कंपनीज की थी कि उन्होंने जॉब क्रिएट किए। 8 लाख करोड़ के ऊपर उनका वेज बिल था, 50-60 लाख लोग एम्प्लॉय थे। आज एआई की वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। और इसी तरह इकोनॉमी का अंडरलाइन थीम समय समय पे चेंज होता रहता है, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। एक फंड मैनेजर जो प्रोफेशनल है, उनका काम है करने का। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक मैनेज पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के थ्रू, पीएमएस के थ्रू, एआईएफ के थ्रू आप करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा रहेगा और आपको लॉसेस की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको अगर प्रोफेशनल का सपोर्ट मिल जाए तो ये चीज़ें, ये रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। नितिन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या लग रहा है कौन सी ऐसी थीम यहाँ पे चलेगी? हालांकि आप ज्वेलरी फैटर्निटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमेशा आपकी कोशिश होती है कि उस तरह के एसेट क्लास सोने चांदी पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन मैं आगे की थीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सोना चांदी काफ़ी चल चुका है। मैंने ये कह रहा कि ये अगले 10 साल में, अगले 20 साल में ये दोनों चलने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ब्रॉडर पिक्चर में कौन सा ऐसी थीम रहेगी जो यहाँ से आगे भी चल सकती है? नितिन जी। विश्वनाथ जी, यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर सर।
विश्वनाथ जी, यहाँ पे मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि गोल्ड की तरफ हमारा एक झुकाव रहता है। पहली बात ये कि आईटी कंपनीज़ में अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फोसिस, टीसीएस ये सब कंपनियाँ पायनियर कही जाती हैं। अब अगर आप 2021 से लेके अभी तक का रिटर्न आप देख लें तो इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट जो है फ्लैट रिटर्न दिए हैं या किसी भी तरह का उसका रिटर्न 2021 से लेके अभी तक नहीं है। सेकंड, पिछले 20 साल में कई ऐसे मौके आए जैसे कोविड जैसे मौके आए जहां पे एक आम निवेशक के लिए शेयर बाजार की वोलेटिलिटी को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। जहां हमने कोविड के टाइम पे देखा कि सेंसेक्स जो है वो 60-70% तक टूट गया था, वहीं गोल्ड जो है वो उस समय एक नई प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा था। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि 2009-10 में मतलब चूंकि गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था पिछले 6-7 साल में, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि गोल्ड में अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उस समय भी मैं जब आदमी को ये बोलता था कि आप 1 ग्राम गोल्ड में सर एसआईपी कर लीजिए, 15 साल बाद या 16 साल बाद अगर गोल्ड का भाव जो है वो 1 लाख रुपए हो जाता है, तो आप ये समझिए आपके पास 15 साल में 180 ग्राम गोल्ड होगा जिसकी वैल्यू होगी 1 करोड़ 80 लाख। उस समय मुझे भी शायद ये लगता था कि मैं थोड़ा सा हाइपरबोलिक हो रहा हूँ और एक क्लाइंट को भी ये लगता था, सामने वाले निवेशक को भी ये लगता था कि ये अतिशयोक्ति हो सकती है, गोल्ड क्या 1 लाख हो सकता है। परिणाम विश्वमोहन जी आज हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि अगले अगर मैं दशक की बात करूं या अगले 15 से 20 सालों की बात करूं तो गोल्ड जो पिछले कई सालों से 11% का रिटर्न देता चला आया है, इसने तब दिया है जब इतनी अनसर्टेनिटीज पहले के टाइम पे नहीं होती थी, जो मुझे लगता है कि अब फाइनेंशियल मार्केट्स में बढ़ती जा रही है या पॉलिटिकली भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 साल में गोल्ड का जो सीएजीआर है वो 13 से 13.5% के बीच में रह सकता है। सेकंड, क्रिप्टो जिस तरीके से धीरे धीरे जगह बना रहा है यूएस के अंदर स्ट्रैटेजिक एसेट्स में उसको लेने के प्रयास चल रहे हैं, या डिफरेंट अब जो सेंट्रल बैंक से हो सकता है अगले 4 से 5 सालों में क्रिप्टो को वो भी देखने लग जाए, तो मुझे लगता है टॉप लीडिंग क्रिप्टो जैसे मान लीजिए बीटीसी है या जो भी क्रिप्टो जो विशेषज्ञ है वो इस पे ज्यादा राय दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब हमें अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% हिस्सा अब क्रिप्टो की तरफ भी देखना चाहिए। विश्वमोहन जी। ओके, बिल्कुल सही बात है कि आप क्रिप्टो पर भी धीरे धीरे फोकस बनाना चाहिए। लेकिन अमित जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, आपको क्या लगता है क्रिप्टो आपको लग रहा है कि एसेट क्लास का दर्जा हिंदुस्तान में अभी तक मिल पाया है? क्योंकि जिस तरह की उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों तक पहुंच होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है, और जो ब्रॉडर मार्केट तक पहुंचनी चाहिए, ब्रॉडर एरिया तक पहुंचनी, वो नहीं है। और दूसरा, ऐसी कौन सी थीम आपको लग रहा है कि यहाँ से चलने वाला है अगले 10 से 20 सालों में, जिसके जरिए लोग आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं? विश्वमोहन जी, एक तो मैं इस विषय पे बहुत क्लियर हूं कि अगले 20 साल में अगर आपको आर्थिक आज़ादी अगर चाहिए, और ये अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए से करना चाहते हैं और ना कि अपनी डायरेक्ट सैलरी या प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम के जरिए, तो आपको जो है ये बहुत ज्यादा जो है आपको न्यूएंस्ड होना पड़ेगा। अगले 20 साल जो हैं वो पिछले 20 साल जैसे नहीं होने वाले हैं। अगर आपने 2004 मई में जब बीजेपी की सरकार गिरी थी और बीजेपी ने इलेक्शंस लूज किए थे, उस समय जो हमारा जो निफ्टी है वो कोई 1300-1400 का रेट था विश्वमोहन जी, और हम वहां से 20 गुना हो गए तकरीबन अगले 21 सालों में। ये चीज जो है वो अभी रिपीट नहीं होने की दिख रही है बहुत लंबे अरसे तक, नंबर एक। नंबर दो, पैसिव इन्वेस्टिंग मे हैव वर्कड वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स, मगर वो आने वाले 20 सालों में नहीं काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको मल्टी एसेट अप्रोच लेनी पड़ेगी, और मल्टी एसेट के अलावा आपको साइकिल समझनी पड़ेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2-3 साल तक इक्विटी में हमें काफी नेगेटिव रिटर्न्स मिलने वाले हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट ग्रॉसली ओवर वैल्यूड है, और जो है वो इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, डोमेस्टिक मनी जो है वो मार्केट को अपने लॉजिकल फंडामेंटल लेवल पे आने नहीं दे रहा है। ऐसे में मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल बहुत टफ रहने वाले हैं इक्विटी के। तो अभी जिस एसेट क्लास पे हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं, वो एसेट क्लास विश्वमोहन जी, वो एसेट क्लास है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मुझे लगता है कि 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड में जो है आने वाले 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। गोल्ड पे हम अगले 5 साल के लिए बुलिश हैं, मगर उससे पहले गोल्ड में एक करेक्शन आनी चाहिए, तो मैं यहां पे खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि हमें
जो है करेक्शन की वेट करनी चाहिए। शायद 2800 के आसपास गोल्ड अगर आए तो गोल्ड हम वहां पे खरीद सकते हैं। इक्विटी को 2-3 साल के बाद ही खरीदना चाहिए, जब वो वैल्यूएशंस जो अभी 7वें आसमान पे हैं, जब वो कभी धरती पे आएंगी तभी इक्विटी में लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें 20 साल पहले नहीं थी। 20 साल पहले इंडियन मार्केट ग्रॉसली अंडर वैल्यूड थी, अभी ग्रॉसली ओवर वैल्यूड है। तो आने वाले 20 साल में अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको नेविगेट करना होगा, एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में जाना होगा राइट समय पे। आपको वेटेजेस बनानी पड़ेंगी, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और आखिरी आपकी बात रही क्रिप्टो पे, तो विश्व मोहन जी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं और मैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी और फिलॉसफी वाला इकोनॉमिस्ट हूं। तो मुझे क्रिप्टो समझ में नहीं आता है और मैं क्रिप्टो पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं। क्रिप्टो ने नए अपने ऑल टाइम हाईज बनाए हैं आजकल में, और 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो मार्केट हो गई है। मगर मैं बहुत स्केप्टिकल हूं और मैं इंडियंस को जो है ये सलाह नहीं दूंगा कि वो अपने पैसे को क्रिप्टो में डालें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारी करेंसी नॉन कन्वर्टिबल है। ऐसे में क्रिप्टो के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी ही रहेंगी, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग क्रिप्टो इन अ वे यू आर सेंडिंग योर मनी आउटसाइड द कंट्री इवेंचुअली। तो मैं समझता हूं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी और मुझे लगता नहीं कि ये बहुत अच्छा आइडिया भी है। आपको लगता है कि अभी वो वक्त नहीं है कि आपको एलोकेट करें यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में? आगे जैसे जैसे रेगुलेटरी यहाँ पर हर्डल्स कम होंगे, यहाँ पर चीज़ें साफ होंगी, उसके बाद आपको एक एसेट के तौर पे इसे देखेंगे। लेकिन अम्मी जी, एक और सवाल, मैं 10 से 20 साल की बात कह रहा था और आप नेविगेट करने की पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर इक्विटी में कम रिटर्न देगा, गोल्ड 5 साल ही रिटर्न देगा। अगर हम 20 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, यहाँ से अगर किसी को अपनी तैयारी करनी है रिटायरमेंट की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो आप वेटेज किसका क्या देना चाहिए? क्योंकि अब वो बार बार उसे चर्न करना, बदलना, एक एसेट से दूसरे एसेट में शिफ्ट करना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो किस एसेट में कितना वेटेज दे? मुझे 20 साल के लिए पोर्टफोलियो आप बना के दे, कितना परसेंटेज, कितना एलोकेशन इक्विटी में, कितना गोल्ड में, कितना सिल्वर में रखे, और क्रिप्टो को भी जगह देनी है, या बॉन्ड को भी 20 साल के लिए रख ले? अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है वहाँ पर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कितना परसेंट रखें? विश्व मोहन जी, अगर मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा तो मैं इक्विटी में फिर भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर ये कंडीशन लगाई जाती है कि मैं 20 साल से पहले उसको चर्न नहीं कर सकता हूं, तो मैं इक्विटी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को कि 1929 में अगर आपने वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे होते तो आपको 20 साल से ज्यादा लग गए थे अपने पैसे को वापस आपके पास आने में। 20 साल तक आप लॉस में थे। अगर मैं 1965-66 में यूएस की बात करूं, अगर आपने वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे होते तो अगले 17 साल तक आपका पैसा जो है वो आपके पास पूरा वापस नहीं आया था। तो अगर अगले 20 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरे पास बीच में चर्निंग की ऑप्शन नहीं है, तो मैं इक्विटी में बिल्कुल भी एलोकेशन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इक्विटीज बहुत ओवर वैल्यूड हैं और बढ़ने से पहले अगर वो यहां से 40, 50 या इवन 60% भी टूट जाएं तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी दर्शक जो है ये चाहेंगे कि भले ही वो 20 साल का व्यू ले रहे हैं, मगर एक बार को अगर उनका पैसा 50-60% टूट गया तो मुझे लगता है कि वो शॉक में आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता उनको इक्विटी में डालना चाहिए। मैं उस पैसे को 2 भागों में डिवाइड करूंगा, एक गोल्ड और एक फिक्स्ड इनकम। मैं गोल्ड में आधा पैसा डाल दूंगा, बाकी जो पोर्शन है उसमें से जो है मैं 100 रुपए में से 50 रुपए मैं गोल्ड में डालूंगा। बाकी बचे हुए 50 में से मैं 40 रुपया जो है मैं मनी मार्केट फंड्स में डालूंगा और 10% मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल के भूल जाऊंगा। ये मेरा पैसे का एलोकेशन होगा। उसमें कोई क्रिप्टो नहीं होगा, उसमें कोई भी इक्विटी नहीं होगी और उसमें गोल्ड के अलावा कोई भी और कमोडिटी नहीं होगी। सर, इस तरह के पोर्टफोलियो बनाकर अमित जी आपको क्या लग रहा है, सालाना कितना रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न की अगर बात करें तो क्या डबल डिजिट पॉसिबल है क्या? वन लाइनर जवाब दे दीजिएगा सर। मुझे लगता है कि डबल डिजिट फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में तो चलिए आपको जो है 7% मिलेगा, लिक्विड फंड में आपको 6% मिलेगा, मगर गोल्ड अगले 20 साल में सीएजीआर बड़े आराम से जो है आपको 14-15% के ऊपर का सीएजीआर दे सकता है। तो आपका जो टोटल रिटर्न है वो फिर भी 10% के आपका ऊपर जा सकता है।
आप बताइए नितिन जी, अब आपकी बारी है पोर्टफोलियो बिल्ड करवाने की। आप बताइए आप किसका वेटेज ज़्यादा देंगे। ये भूल जाइए कि आप किसी ज्वेलरी एसोसिएशन के यहाँ पे सेक्रेटरी है। आप एक एक्सपर्ट के तौर पे बताइए कि आपको क्या लग रहा है पोर्टफोलियो में वेटेज किसका, गोल्ड का कितना देना है, इक्विटी का कितना देना है, मनी मार्केट का कितना। अगर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो भी एक एसेट क्लास के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका है तो उसको भी वेटेज दे सकते हैं। विश्वमन जी, यहाँ पे जिस तरह से साइकिल्स हमने देखी है तो गोल्ड को हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। मेरा मानना है 55 to 60%, 60% मैं कमोडिटीज को यहाँ पे वेटेज दूंगा, जिसमें से 30% जो होगा वो जाएगा मेरा गोल्ड के अंदर, 20% जो है वो मैं सिल्वर के अंदर डालूंगा और 10% जो है वो मैं डालूंगा कॉपर के अंदर। क्योंकि मेरा मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नेक्स्ट लेवल जो है वो हम अगले 3 से 4 सालों में शुरू होते हुए देख सकते हैं। 60% के बाद मैं 35% इक्विटी में डालना चाहूंगा, और ये जो मैं डालूंगा ये मैं डालूंगा अलग अलग फंड्स में, जिसमें कुछ होंगे एनएससी के स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स, कुछ लार्ज कैप फंड होंगे, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड होगा, उसमें डिवाइड होगा। उसका कारण क्या है विश्वमोहन जी, 2008 के बाद हमें एंटीबायोटिक्स की आदत पड़ चुकी है। जब भी वर्ल्ड में हमने कोई समस्या आते हुए फाइनेंशियल लेवल पे देखी तो हमने देखा कि उसका एक ही सॉल्यूशन जो है वो सेंट्रल बैंक्स को आज की डेट में समझ में आता है कि करेंसी को आप छाप लीजिए, और करेंसी जब जब छप के आती है तो हम देखते हैं कि मार्केट्स जो है वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देती है। तो मेरा मानना है कि इक्विटीज जो है वो रिटर्न्स अभी आने वाले समय में भी देती रहेंगी। तो 35% मैं इसको डिवाइड करूंगा इक्विटी के डिफरेंट सेक्टोरल फंड्स के अंदर और डिफरेंट कैपिटल फंड्स के अंदर, और 5% मैं क्रिप्टो में के अंदर डाल के चलूंगा, क्योंकि क्रिप्टो में मुझे लग रहा है कि यहाँ तक जो भी हुआ है वो एक जस्ट स्टार्ट है, और जिस समय सेंट्रल बैंक या मान लीजिए एसेट एलोकेशन से एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे शुरू हो जाएगा, तब हम क्रिप्टो में एक नई रंगत आते हुए देखेंगे। विश्वमन जी। ओके विजय जी, अब आपकी बारी है। आप बताइए स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के जरिए जाए, गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी, कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहिए, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और कैसे। तो सबसे पहले, जैसे काफी लोगों को गोल्ड बहुत पसंद है कि गोल्ड इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, तो मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ कि कोई भी एसेट कैटेगरी के आपके कंज्यूमर बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है। गोल्ड हैज डिलीवर्ड 20 टाइम प्लस रिटर्न इन लास्ट 20 ईयर्स, ये एकदम सही बात है। लेकिन उसी पीरियड में जो गोल्ड बनाती है कंपनी, जैसे ज्वेलरी बनाती है टाइटन, वो 480 गुना बढ़ गया। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के ऑनर बन सकते हैं इक्विटी के थ्रू। तो मेरे हिसाब से आने वाले पीरियड में कहाँ पहला पैसा बनेगा, उसके लिए हमको सिंपल देखना है कि इंडियन कंज्यूमर कहाँ बड़ा पैसा खर्च करने वाला है और कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमको लग रहा है कि कंजम्पशन बहुत बड़ा ट्रेंड है। उसके अंदर एफएमसीजी नहीं है, ज्वेलरी इज अ कंजम्पशन, एल्कोहल इज अ कंजम्पशन, ट्रेवल इज अ कंजम्पशन, और आपका हेल्थ केयर भी कंजम्पशन हो गया। बिकॉज आप शायद नूडल खाना बंद कर देंगे, लेकिन जब आपको बीपी डायबिटीज हो जाएगी तो आप कंटिन्यू दवाई कंज्यूम करते रहेंगे। तो एक तो मुझे लगता है कंजम्पशन बहुत मेगा थीम है इंडिया में, बिकॉज पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। और दूसरा बड़ा मेगा थीम मेरे हिसाब से हेल्थ केयर का रहने वाला है। बिकॉज अगर आप आरबीआई का डेटा देखो तो साफ झलकता है कि दो आइटम में हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ा, एक तो पैकेज फूड के अंदर और दूसरा अल्कोहल के अंदर। तो जब दोनों चीजों को आप देखते हो तो मालूम पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और तो कंजम्पशन, हेल्थ केयर, तीसरा अपनी इकोनॉमी और कंज्यूमर फॉर्मल। बेस है डेफिनेटली। यहाँ पर जो कंजम्पशन वाली जो थीम है वो आगे चलेगी, चाहे वो ज्वेलरी सेक्टर हो, अल्कोहल वाली आप बात कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ हो, हेल्थ केयर वाला जो सेक्टर है जैसा नितिन जी भी कह रहे थे, तो ये इस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन एक विजय जी एक और सवाल होगा, लोग जब कहीं भी इन्वेस्ट करते तो उनको लगता है कि उन्हें डबल डिजिट से ज़्यादा रिटर्न मिले, 10% तो मिनिमम उन्हें मिलना ही चाहिए, कोई भी उम्मीद करता है। क्या लग रहा है कितना रीजनेबल रिटर्न होना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एसेट क्लास में? तो क्योंकि जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली खाली हम निफ्टी को ट्रैक करते हैं, और मेरे हिसाब से निफ्टी 50 इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्म इंडाइसेस फॉर वेरियस रीजन। लेकिन अगर आप उसके बाहर जाएं तो फ्लेक्सी जाइए, आप मिड एंड स्मॉल कैप जाइए, तो 15% सीएजीआर बना है 20-25 साल 30 साल के पीरियड में लोगों का। कहाँ से रिटर्न आता है? बहुत सिंपल लॉजिक है। रिटर्न कहाँ से आएगा? आपका डेट में कहाँ से आएगा, रियल एस्टेट में कहाँ से आएगा, इक्विटी में कहाँ से आएगा? इक्वेशन बहुत सिंपल है। डेट में रिटर्न आएगा आपको इन्फ्लेशन के आसपास। अगर इन्फ्लेशन नीचे है तो डेट का रिटर्न भी नीचे रहेगा, इन्फ्लेशन हाई तो डेट का रिटर्न भी हाई रहेगा। इक्विटी मार्केट का रिटर्न आता है डेट इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी एक्सपांशन। तो जीडीपी अगर 6% बढ़ी, 7% बढ़ी, इन्फ्लेशन 6% रहा, तो 12-13% जीडीपी एक्सपांड होगी। कॉर्पोरेट
से 1-1.5% ऊपर ज्यादा एक्सपांड होता है तो 12 से 13% आप एज्यूम कर सकते हो कि इक्विटी मार्केट का रिटर्न आने वाला है फ्रंट लाइन पे। और रियल एस्टेट का रिटर्न भी बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी। लेकिन रियल एस्टेट इज ज्योग्राफिक स्पेसिफिक, एक टाउन में हो सकता है, एक स्टेट में हो सकता है, दूसरे स्टेट में शायद रिटर्न नहीं मिले। लेकिन इक्विटीज ऑल इनकम पासिंग पूरा इंडिया में आपको 300-400 लीडिंग बिजनेस हाउसेस को पार्टनर बनने का मौका मिलता है, तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगर इन्फ्लेशन नीचे रहेगा, अगर जीडीपी नीचे रहेगा, तो आपका रियल एस्टेट का रिटर्न भी नीचे रहेगा, इक्विटी का रिटर्न भी नीचे रहेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में करीब करीब 12 से 14% के आसपास आपका पैसा कंपाउंड होएगा। एक सेक्टर और भूल गया जो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर इंडिया के लिए आने वाला है, वो एनर्जी सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें वेरियस काइंड ऑफ रिन्यूएबल, थर्मल, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो वहां भी एक इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिटर्न आपको लग रहा है कि काफ़ी बेहतर रहने वाला है, और जो एक रीजनेबल रिटर्न है आपको लग रहा है कि 14 से 15% उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए एक प्रोफेशनल से अगर मदद ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया विजय जी आपका, नितिन जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, और उम्मीद करते हैं आप लोगों की ये चर्चा पसंद आई होगी। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए तो आपको अपने जीवन शैली में भी बदलाव करना पड़ेगा। अब अपने लाइफस्टाइल के जो खर्चे हैं उसे कम करके भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। एक अहम टूल्स ये भी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। चलिए इसी खास नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।